हाँ, तो आज का जो अपना चैप्टर है वो क्लास 12 का बायोलॉजी से है, चैप्टर नंबर 13, और ये अपने इसका पार्ट फर्स्ट बना रहे हैं। और जो चैप्टर 13 है उसका नाम है पादप वृद्धि, प्लांट ग्रोथ। अब देखिए, जो वृद्धि शब्द है ये आपने सुना है और थोड़ा बहुत आप समझते भी है, ठीक है, और आपने इसको अनुभव भी किया है। एक प्लांट आपने देखा है, जैसे समय बीतता जाता है प्लांट की हाइट बढ़ती जाती है, उसका डायमीटर भी बढ़ता जाता है, ठीक है। आपने बीज देखे हैं, बीज बोते हैं, अपने बीज अंकुरित होते हैं, ठीक है, ये सब नॉर्मल है। इसी तरीके से एक बच्चा होता है 1 साल का, 2 साल का, ठीक, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है, ठीक, उसका वजन भी बढ़ता जाता है। तो ये सब चीजें वृद्धि का ही भाग है, ठीक है, इनको अपने वृद्धि में शामिल करते हैं। तो अब देखिए आगे कि पहले जो यहाँ पर मैंने डिजाइन लिखे वो है वृद्धि एक जटिल प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप जैसे समझते हो वृद्धि को कि हाइट बढ़ रही है, ठीक है, और सिर्फ जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है वही ग्रोथ है, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन अंदर उसके शरीर में एक कोशिका में बहुत सारी मेटाबॉलिक यानी उपापचय क्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप ग्रोथ होती है, ठीक है। तो देखिए वृद्धि एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक। अब जटिल प्रक्रिया क्यों है, इस संबंध में अपनों ने यहां पर 4 पॉइंट लिखे हैं कि वृद्धि में क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों तथा जीवद्रव्य का संश्लेषण। कार्बनिक पदार्थ मतलब फैट होगी, प्रोटीन हो गए, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आपने ये पढ़ाई है, ठीक, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वो सभी चीजें आ जाती है, ठीक। जीवद्रव्य का संश्लेषण, भार में बढ़ोतरी, ठीक, कोशिका विभाजन एवं विभेदन, जो कोशिकाएं हैं वो डिवाइड होगी, ठीक, बाद में वो विभेदित होती है, ठीक। विभेदन ये जो टॉपिक है या जो ये वर्ड है इसको अपने आगे देखेंगे डिटेल में। परिमाण में बढ़ोतरी यानी डायमीटर हो गया, ठीक, वॉल्यूम हो गया, भार हो गया, उनमें बढ़ोतरी। तो यहां पर इन 4 बिंदुओं से अपने ये समझ सकते हैं कि वृद्धि एक जटिल प्रक्रिया है, यानी जो अपने देख रहे हैं ना, जैसे हाइट बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, वो वृद्धि मतलब अपने समझ सकते हैं कि वृद्धि प्रदर्शित हो रही है। लेकिन एक्चुअल में वृद्धि जो होती है वो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप होती है, ठीक, और उपापचय क्रिया आपको पता ही है सेल में होती है, टिश्यूज में होती है। तो अब अपने देखते हैं आगे परिभाषा, डेफिनेशन। परिभाषा देखिए, पौधों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप आकार, आयतन एवं भार में हुई स्थायी बढ़त को वृद्धि कहते हैं, ठीक है। परिभाषा इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी है। अब यहां पर एक जो टर्म आई है वो है उपापचय क्रियाओं। परिभाषा दोबारा देखिए, पौधों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप आकार, आयतन एवं भार में हुई स्थायी बढ़त को वृद्धि कहते हैं। अब ये बात है कि उपापचय क्रियाएं क्या होती है। देखिए हमारी सेल में, हमारी बॉडी में अनेक जैव रासायनिक बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती है, जैसे कि रेस्पायरेशन है, जैसे कि लिपिड संश्लेषण है, जैसे कि प्लांट की बात करें तो ट्रांसपायरेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एटसेट्रा। तो ये सभी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में कुछ होती है एनाबॉलिक और कुछ होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब जिनमें कोई चीज बनती है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, उसको अपने एनाबॉलिक मानते हैं क्योंकि उसमें ग्लूकोज बनता है, संश्लेषित होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। और कैटाबॉलिक जिसमें कोई मॉलिक्यूल टूटता है, जैसे मोटे तौर पर रेस्पायरेशन को अपने कैटाबॉलिक मान सकते हैं, ठीक। तो एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो उपापचय क्रियाओं का मतलब हो गया एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक, इनसे बनता है मेटाबॉलिज्म। सिंपल भाषा में कहें तो एक कोशिका में या शरीर में होने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, एनाबॉलिक हो चाहे कैटाबॉलिक हो, उनको सम्मिलित रूप से अपने कहते हैं मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय या उपापचयी क्रियाएं। अब आगे देखिए, सजीवों के आकार तथा, ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, सजीवों के आकार तथा आयतन में स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी प्लांट आपने देखा है,
जिसकी हाइट 6 फीट हो गई है, ठीक, वो वापस 5 या 4 फीट का नहीं होगा, ठीक। या तो वो हाइट मतलब उतनी ग्रहण कर लेगा, 6 फीट का है तो कुछ समय के लिए 6 फीट का ही रहेगा, ठीक, लेकिन हाइट कम नहीं होगी, वहां बढ़ सकती है समय के अकॉर्डिंग लेकिन कम नहीं होगी, ठीक। तो अनुत्क्रमणीय का मतलब ये हो गया सजीवों के आकार तथा आयतन में स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसके फलस्वरूप उनके शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है वृद्धि कहलाती है। शुष्क भार का मतलब ड्राई वेट, जैसे शरीर में आपको पता है पानी होता है उसको निकालने के बाद में, ठीक, शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है वृद्धि कहलाती है। तो ये परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी। तो अपनों ने पादप वृद्धि के बारे में देखा कि वृद्धि एक जटिल प्रक्रिया है और वृद्धि सजीवों का गुण है, ये आपने पढ़ा है, आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा है कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। तो वहां पर आपने ये एक बात भी लिखी है कि सजीवों में वृद्धि होती है या सजीव वृद्धि प्रदर्शित करते हैं और निर्जीव वृद्धि प्रदर्शित नहीं करते, ठीक। तो वृद्धि का आपने देखा कि वृद्धि जटिल प्रक्रिया है, ठीक। ये 4 बिंदु हो गए, ठीक, फिर परिभाषा होगी। अब अपने आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक अपना पादप वृद्धि स्थल। पादप वृद्धि स्थल, प्लांट ग्रोथ साइट। देखिए पादप वृद्धि स्थल क्या है, यहां पर वृद्धि स्थल का मतलब क्या है। वृद्धि स्थल वो भाग होता है जहां पर विभजितकी सेल्स मिलती है, ठीक। तो ये वृद्धि स्थल का मतलब क्या हो गया, पादप का वह भाग जहां विभजितकी सेल्स मिलती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो प्लांट में जहां पर विभजितकी सेल्स मिलेगी, ठीक, वो भाग ग्रोथ साइट या वृद्धि स्थल कहलाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर एक मेन बात और है कि जो प्लांट होता है, ठीक, पादप होता है, उनके संपूर्ण शरीर में वृद्धि नहीं होती, ठीक। यानी ये नहीं है कि मतलब जो कोई भी पार्ट है प्लांट का, ठीक, वहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल हो और वो डिवाइड हो, ऐसा नहीं होता। ये मेरिस्टेमेटिक सेल कुछ विशेष रीजन में होती है, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में मिलती है और उन क्षेत्रों को कहते हैं अपने वृद्धि स्थल। तो वृद्धि स्थल का मतलब हो गया ऐसे विशेष क्षेत्र जहां पर विभजितकी कोशिकाएं मिलती है और उनमें विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनेगी, विभेदन होगा और ओवरऑल वृद्धि होगी। तो अब देखिए आगे कि अब अपने यहां पर एक अंतर भी देख सकते हैं जंतु वृद्धि और पादप वृद्धि में। देखिए जंतु वृद्धि विसरित होती है, विसरित, डिफ्यूज्ड, ठीक। यानी अपने आप मतलब अपनी बॉडी में जैसे अपनी एनिमल ही है तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है वो विसरित है, डिफ्यूज्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर अनेक वृद्धि बिंदु है, ठीक। अंगुलियों की वृद्धि हो गई, हैंड की, लेग्स की, ठीक, एयर्स की, नाखून की, ठीक। तो अलग अलग पार्ट है तो उनकी एक मतलब एक निश्चित अनुपात में ग्रोथ होती है। तो अपने अंदर जो ग्रोथ है वो डिफ्यूज्ड है, लेकिन प्लांट में ग्रोथ डिफ्यूज्ड यानी विसरित नहीं होती। प्लांट में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक साइट होती है, प्लांट में कुछ क्षेत्र होते हैं जहां पर विभजितकी सेल्स मिलेगी, ठीक। और वो क्षेत्र यानी जहां पर विभजितकी सेल्स मिल रही है यानी जो वृद्धि स्थल है वही वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बाकी जो पार्ट है प्लांट का यानी जो जहां पर विभजितकी सेल्स नहीं है वो ग्रोथ में भाग नहीं लेता। तो यहां पर ये वृद्धि स्थल का भी आपको मतलब पता चल गया कि वृद्धि स्थल का मतलब पादप का वह भाग जहां विभजितकी कोशिकाएं मिलती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलती है। तो अब देखिए आगे कि ये जो वृद्धि स्थल है 3 प्रकार के होते हैं।
वृद्धि स्थल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पोजीशन के आधार पर अपनी बात करें, ठीक, स्थिति के आधार पर बात करें तो वृद्धि स्थल ग्रोथ साइट 3 तरह की है। पहली शिरस्थ विभोजक, आप ग्रोथ साइट भी कह सकते हो और विभोजक भी कह सकते हो, यानी विभोजक स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर 3 प्रकार का है, या जो वृद्धि स्थल है वो पोजीशन के आधार पर 3 प्रकार के हैं। तो पहला है शिरस्थ विभोजक, दूसरा है अंतर्वेशी विभोजक और तीसरा है पार्श्व विभोजक। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे शिरस्थ विभोजक की। शिरस्थ विभोजक एपिकल मेरिस्टेम, देखिए शिरस्थ विभोजक क्या है? तने एवं मूल के शीर्ष भाग पर मिलने वाला विभोजकी कोशिकाओं का समूह है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स विभोजकी कोशिकाओं का समूह है। शिरस्थ विभोजक कहलाता है। तो अपने शुरू में बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अपने पोजीशन पर बात कर रहे हैं कि पोजीशन के आधार पर ये जो ग्रोथ साइट है, ये जो वृद्धि स्थल है, ये जो विभोजक है वो कितने प्रकार के हैं। तो पहला था अपना शिरस्थ विभोजक एपिकल मेरिस्टेम। अब देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि तने एवं मूल के शीर्ष भाग पर मिलने वाला विभोजकी कोशिकाओं का समूह है शिरस्थ विभोजक कहलाता है। यानी जो रूट और स्टेम है उनके जो एपिकल पार्ट है, एपेक्स है, वहां पर मिलने वाला। अब अगली बात देखिए, जो शिरस्थ विभोजक है वो एक प्रकार का प्राथमिक विभोजक है। अगर अपनी उत्पत्ति के आधार पर बात करें, उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, वो मैं लिख देता हूं। प्राक विभोजक, प्राथमिक और द्वितीयक। तो शिरस्थ विभोजक एपिकल मेरिस्टेम तने एवं मूल के शीर्ष भाग पर मिलने वाला विभोजकी कोशिकाओं का समूह शिरस्थ विभोजक कहलाता है। और उत्पत्ति के आधार पर जो शिरस्थ विभोजक है ना वो प्राथमिक विभोजक है। ठीक, तो स्थिति के आधार पर तो मैंने आपको 3 बता दिए थे। शिरस्थ नंबर 1, दूसरा इंटरकैलेरी, ठीक, और तीसरा लेटरल यानी पार्श्व विभोजक, ठीक, इंटरकैलेरी अंतर्वेशी विभोजक। अब देखिए स्थिति के आधार पर तो 3 हो गए, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर भी 3 ही है। उत्पत्ति के आधार पर भी 3 है, प्राक विभोजक, प्राथमिक विभोजक और द्वितीयक विभोजक, ठीक, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो मैंने लिखा है कि जो शिरस्थ विभोजक है ना, ठीक है, वो उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक विभोजक है। शिरस्थ का तो मतलब आपके समझ में आ गया कि जो तने और मूल के सिरे पर मिलता है, और शिरस्थ विभोजक एक प्रकार का प्राथमिक विभोजक है। इसका मतलब है, ठीक है, देखिए सबसे पहले अपने इसकी बात करते हैं, प्राक विभोजक।
ये जो होता है ना, ये भ्रूणावस्था में मिलता है। भ्रूणावस्था में देखिए जाइगोट बनता है, जैसे आपको पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे जाकर एम्ब्रियो भ्रूण बनता है। तो जो शुरुआती भ्रूण है, इनिशियल जो एम्ब्रियो है, उसमें सारी कोशिकाएं विभाजनशील होती है। तो यहां पर जो एक प्रकार का मेरिस्टेम बना है ना, उसको कहते हैं प्राक विभोज्यतक, यानी जो भ्रूणावस्था में हो, ठीक, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक, जो विभोज्यतकी सेल्स है उनको अपने कहते हैं प्राक विभोज्यतक। फिर प्राथमिक, अब देखिए जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पर जो सेल्स है, लगभग सारी सेल्स, शुरुआत जब मतलब इनिशियल स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तब सभी की सभी सेल्स डिवाइड होती रहती है, तो उसको कहते हैं प्राक विभोज्यतक। लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो परिपक्व होता है, फिर एक परिपक्व सीड बन जाता है और फिर सीड जर्मिनेट होता है, फिर जो मतलब जो सेल्स है वहां पर भी जैसे सीड जर्मिनेट हो रहा है तो वहां पर भी सेल्स है, ठीक, वो डिवाइड हो रही है, सीड जर्मिनेट हो गया, ठीक, जर्मिनेट होने के बाद में धीरे धीरे उसकी लंबाई, ठीक, बढ़ती है। तो अब जो विभोज्यतक है ना, जो ये काम कर रहा है, जैसे लंबाई बढ़ा रहा है प्लांट बॉडी की, वो है प्राथमिक विभोज्यतक। तो अपन इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि प्राक विभोज्यतक जो भ्रूणावस्था में ही हो, ठीक, और प्राथमिक विभोज्यतक प्राक विभोज्यतक से ही विकसित होता है, ठीक, यानी प्राक विभोज्यतक ही आगे जाकर प्राथमिक विभोज्यतक बनाता है। और ये प्राथमिक विभोज्यतक पादप की प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या हो गया? प्राथमिक वृद्धि, ठीक, प्राथमिक विभोज्यतक प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। प्राथमिक वृद्धि का मतलब हो गया तने व मूल की लंबाई में वृद्धि, तने व मूल की लंबाई में वृद्धि, ठीक है। तो तने व मूल की लंबाई में वृद्धि, ये काम किसका है? प्राथमिक विभोज्यतक का। और शीर्ष विभोज्यतक एक प्रकार का क्या है? प्राथमिक विभोज्यतक, ठीक है। और उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो तीन प्रकार के हो गए, प्राक विभोज्यतक, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राक विभोज्यतक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो सेल्स होती है, ठीक है, वो सारी जितनी भी सेल्स है, ठीक, वो सारी की सारी डिवाइड करती है। जैसे कोई एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में मान लीजिए जैसे जाइगोट हो गया, जाइगोट से 4 सेल बनी, 4 से 8, 8 से 16, तो यहाँ पर ये शुरुआती जो अवस्था है ना, तो उसमें सारी सेल्स, ठीक, डिवाइड होती है, तो उसको कहते हैं प्राक विभोज्यतक, यानी जो भ्रूणावस्था में हो। और बाद में क्या होगा, जो प्राक विभोज्यतक है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राथमिक विभोज्यतक में, ठीक। अब देखिए अगला है द्वितीयक विभोज्यतक। द्वितीयक विभोज्यतक क्या है? स्थायी कोशिकाएं या स्थायी उत्तक। स्थायी कोशिकाएं या स्थायी उत्तक का मतलब होता है कि जो नॉर्मली डिवाइड नहीं करती, ठीक, जो सामान्य अवस्था में विभाजन नहीं करती, ऐसा उत्तक जो नॉर्मली डिवाइड नहीं करता, या ऐसी कोशिकाएं जो सामान्यतः विभाजन नहीं करती, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में उनमें विभाजन क्षमता आ जाती है, ठीक। तो जब स्थायी कोशिकाएं या स्थायी उत्तक विभाजनशील हो जाए, तब जो विभोज्यतक बनेगा ना, उसको कहेंगे अपने द्वितीयक विभोज्यतक, ठीक। और ये जो द्वितीयक विभोज्यतक है, ये द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है भी, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या हो गया? तने या रूट की मोटाई में, डायमीटर, ठीक है। तो जो मोटाई या जो डायमीटर है उसमें जो वृद्धि होगी ना, उसको अपने कहते हैं द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखिए आगे, तो अपनों ने शीर्ष विभोज्यतक के ये कुछ बातें देखी कि ये शीर्ष पर मिलता है, और जो उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो शीर्ष विभोज्यतक प्राथमिक विभोज्यतक है, और शीर्ष विभोज्यतक या प्राथमिक विभोज्यतक प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। और प्राथमिक वृद्धि का मतलब अपनों ने देख लिया, तने व मूल की लंबाई में वृद्धि, ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पर भी अपने साथ साथ ले लेते हैं, क्योंकि अपनों ने यहाँ पर ये चीज मेंशन कर दी ना, प्राथमिक विभोज्यतक